थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा और शीत युद्ध के कारण। और इसी के क्रम में हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध की प्रगति एवं विस्तार, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। इस टॉपिक को हम पढ़ते वक्त इसे 7 चरणों में हम इसको विभाजित करते हुए स्पष्ट करेंगे कि शीत युद्ध का विस्तार किस तरह से हुआ और कौन कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया और इसकी प्रगति किस तरह से चलती रही। यदि हम इसको स्पष्ट करें तो 6 चरण इसके हम अलग अलग समय के अनुसार देख सकते हैं। पहला जो चरण था 1917 से 1945 तक रहा। दूसरे चरण को हम विभाजित कर सकते हैं 1946 से लेकर 1953 तक का काल। तीसरा चरण रहा 1953 से 1958 तक का। चौथा चरण 1959 से लेकर 1962 तक। पांचवा चरण 1963 से 1979 तक का। छठा चरण 1980 से 1989 तक और सातवां चरण 1989 के पश्चात आज तक भी देखा जा सकता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में वो कौन सी प्रमुख घटनाएं रहीं जिसकी वजह से शीत युद्ध का विकास हुआ और शीत युद्ध के उतार चढ़ाव इन विभिन्न आधारों पर स्पष्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला चरण जो 1917 से 1945 तक का देखा जा सकता है। 1917 वो समय था जिसने कि प्रारंभ किया शीत युद्ध का बीजारोपण किया, क्योंकि 1917 में सोवियत संघ में वैश्विक क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन उस समय सोवियत नेता थे जिनके नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति सफल रही और वहाँ साम्यवाद की स्थापना हुई। साम्यवादी विचारधारा के उदय के कारण विश्व में विचारधाराओं का संघर्ष प्रारंभ हुआ। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद और सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के बीच वैचारिक प्रतिस्पर्धा का दौर इस समय देखा जा सकता है। इस दो विरोधी विचारधाराओं के मध्य संघर्ष ने ही शीत युद्ध को 1917 में प्रारंभ किया। इसका बीजारोपण 1917 से देखा जा सकता है। इसके बाद यदि हम देखें तो अन्य कई प्रमुख घटनाएं रहीं, जैसे द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न था वो इस दौर में देखा जा सकता है। सोवियत संघ के द्वारा वहाँ की सेनाओं ने पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। उसने शीत युद्ध को और आगे बढ़ाया। इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौते पर सोवियत संघ से मतभेद रहे। इसी तरह 1945 में अमेरिका ने अणु बम का प्रयोग किया जापान के विरुद्ध और जो सामरिक संतुलन था विश्व स्तर का वो बदल गया। इसी तरह से जो यूरोप में स्वतंत्र चुनाव करने की कूटनीतिक चेष्टा की शुरुआत थी वो भी इस दौर में देखी जा सकती है। तो कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं प्रथम हम 1917 से 45 के बीच देख सकते हैं जिसकी वजह से शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया था। इसके बाद यदि हम दूसरा चरण देखते हैं तो इसका और अधिक विस्तार हुआ और 1946 के बाद कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं घटित हुई जिसने शीत युद्ध को और बढ़ावा दिया। जैसे कि अगर हम देखें तो अमेरिकन जो राष्ट्रपति थे चर्चिल, उन्होंने एक फुलटन भाषण दिया जिसमें उन्होंने साम्यवाद का विरोध किया जो सोवियत संघ के विरुद्ध था।
इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक अपना ट्रूमैन सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें उन्होंने अमेरिकी नीति घोषित की थी और वो नीति साम्यवादी प्रसार को रोकने वाली थी। इसी तरह इसी काल में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने जिस बात पर बल दिया वो था यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार नहीं किया तो वह साम्यवादी हो जाएगा, इसलिए यूरोप को साम्यवाद से बचाया जाए। इसी तरह सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी की और यहाँ पर भी दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ देखा जा सकता है, शीत युद्ध की स्थिति देखी जा सकती है। जर्मनी का विभाजन हो चुका था, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव था और पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ का प्रभाव था और पश्चिमी जर्मनी में अमेरिका का प्रभाव था। और इन दोनों के आधार पर जर्मनी दो भागों में विभाजित था और जर्मनी भी शीत युद्ध का अखाड़ा इस दौर में बन चुका था। इसी समय सोवियत संघ ने अमेरिका को ये चेतावनी दी कि अगर वो नाटो की स्थापना करता है, जो अमेरिका का एक सैन्य संगठन था जिसको की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और जब सैन्य संगठन अमेरिका ने ये बनाया था तो सोवियत संघ ने खुली चुनौती उसे दी कि अगर वो इस तरह के संगठनों की स्थापना करेगा तो सोवियत संघ भी इस तरह के सैन्य संगठन बनाएगा। इसी तरह चीन में भी हम देखते हैं कि साम्यवादी शासन की स्थापना इस समय हो चुकी थी और वहाँ पर जब चीन ने यूएनओ में अपनी सदस्यता का दावा किया तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक विरोधात्मक स्थिति इस समय पैदा हुई, क्योंकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनने से रोक रहा था, जो कि साम्यवादी था। इधर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में भी युद्ध की स्थिति थी, क्योंकि उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ का प्रभाव था और दक्षिणी कोरिया में अमेरिका का, और ये भी एक शीत युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। इसी तरह अमेरिका ने इसी दौर में द्वितीय चरण में ही हम देखते हैं कि जापान के साथ शांतिपूर्ण संधि कर ली थी और सोवियत संघ ने इसे एक पक्षीय कहा और इसकी निंदा की। तो ये वो द्वितीय चरण था, वो समय था, काल था जब चर्चिल, ट्रूमैन, मार्शल, डलेस, वैंडनबर्ग और सोवियत नेता स्टालिन, इन्होंने अपनी नीतियों को और अपने रवैये के कारण शीत युद्ध को शुरू किया, शीत युद्ध को और बढ़ाने में भूमिका अदा की। नेक्स्ट यदि हम देखें तीसरा चरण जो 1953 से 1958 तक देखा जा सकता है, इस समय में, इस टाइम पीरियड में सोवियत नेता थे स्टालिन और फिर उसके बाद वहाँ के नेता बने क्रुश्चेव। क्रुश्चेव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाना चाहते थे और इस दौर में उन्होंने इसको बढ़ावा देने के कई प्रयास भी किए। उधर अगर हम देखें अमेरिका में भी नेतृत्व परिवर्तन हो चुका था और वहाँ ट्रूमैन की जगह आइजनहावर राष्ट्रपति बन चुके थे। इस काल में यदि हम देखें तो 1953 में सोवियत संघ ने भी आणविक परीक्षण करके ये साबित कर दिया था कि वो भी परमाणु क्षमता अमेरिका के बराबर रखता है। इस समय हिंद चीन का प्रश्न भी दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष का कारण बना, क्योंकि वहाँ के अलग अलग गुटों को दोनों महाशक्तियाँ समर्थन दे रहे थे और वहाँ गृह युद्ध की स्थिति थी, जो कि शीत युद्ध के केंद्र के रूप में देखी जा सकती है। इसी समय एक और सैन्य संगठन का निर्माण हुआ, वो था सीटो, और इसका उद्देश्य था दक्षिणी पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यहाँ पर भी जो साम्यवादी प्रसार हो रहा था उसको अमेरिका रोकना चाहता था
और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। इसी तरह से 1955 में सोवियत संघ ने भी एक सैन्य संगठन का निर्माण किया जो नाटो को टक्कर देने वाला था, और वो था वार्सा पैक्ट, और अपने सैन्य गुटों में विश्व के विभिन्न देशों को शामिल करना शुरू किया। इसी समय में यदि हम देखें तो हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, जिसका कि अमेरिका ने घोर विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति 1957 में आइजनहावर ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको आइजनहावर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और ये अमेरिका की विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया गया था कि वह अपने स्वविवेक से अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए भेज सकता है, और इसके कारण शीत युद्ध में और अधिक उग्रता आई। तो ये काल उस मिला जुला काल था। ये समय अगर हम देखें तो शीत युद्ध में बढ़ोतरी भी हो रही थी और शीत युद्ध में कुछ शिथिलता भी आ रही थी। सोवियत संघ ने पश्चिमी जर्मनी को मान्यता दे दी थी। इधर 1956 के सुएज नहर संकट पर अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के मिस्र पर किए गए आक्रमण का साथ नहीं दिया। तो ये भी कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं इस दौर में देखी जा सकती हैं। चौथा जो चरण है शीत युद्ध का, वो 1959 से 1962 तक का देखा जा सकता है। इस चौथे चरण में सोवियत संघ के जो स्थिति थी वहाँ पर सोवियत नेता थे क्रुश्चेव। उन्होंने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को अपनाया, और उन्होंने इस दौर में कुछ शीत युद्ध में कमी आने लगी, और क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की 1959 में, और इसके द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मित्रता का वातावरण बना। लेकिन इसी समय एक और घटना थी जिसकी वजह से फिर से तनाव की स्थिति पैदा हुई, वो थी U-2 विमान कांड। ये जो U-2 विमान था वो अमेरिका का विमान था, जो एक जासूसी विमान था, और सोवियत संघ की सीमाओं में ये जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। इससे सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों में फिर से तनाव की स्थिति आई और शीत युद्ध में उग्रता आई। इसी दौर में हम देखते हैं पेरिस का शिखर सम्मेलन हुआ, और उसमें कोई भी शांति के प्रयास नहीं हो सके, क्योंकि U-2 विमान कांड प्रभावशाली रहा, और सोवियत संघ ने इस पेरिस शिखर सम्मेलन में अमेरिका की घोर आलोचना और भर्त्सना की, और ये फिर से दोनों के बीच तनाव का कारण बना। इसी काल में हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी बने, वो निर्वाचित हुए चुनाव के द्वारा, और फिर शीत युद्ध में कुछ कमी आने के आसार बनने लगे। सोवियत नेता क्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि की धमकी दी गई, और इस धमकी पर कैनेडी ने सोवियत संघ की ये एक पक्षीय कार्यवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चुनौती उन्होंने दी। इसी दौर में क्यूबा की घटना भी घटित हुई, क्योंकि अमेरिका के पूर्वी दिशा में द्वीप समूह के रूप में एक देश है क्यूबा, और वहाँ पर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ पर क्योंकि साम्यवाद था तो सोवियत संघ से इनके संबंध अच्छे थे इस साम्यवादी सरकार के, और क्यूबा की सरकार ने सोवियत संघ को क्यूबा में सैन्य अड्डे स्थापित करने की स्वीकृति दे दी थी। सैन्य अड्डे स्थापित होने से अमेरिका के पड़ोसी देश में अमेरिका के लिए ये चिंता का विषय था, और अमेरिका ने इसका घोर विरोध किया। बराबर उसने सोवियत संघ को ये दबाव डाला कि वो क्यूबा से अपनी सेना हटा ले। इसी क्यूबा को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगातार विवादास्पद स्थिति बनी रही और शीत युद्ध में उग्रता आई। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा चरण, जो कि
1963 से 1979 तक देखा जा सकता है और इस कालखंड में शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी थी। कुछ घटनाएं थीं जिसकी वजह से शीत युद्ध समाप्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शीत युद्ध कम हुआ। जैसे कि इस समय दोनों देशों और ब्रिटेन ने भी 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए कि परमाणु परीक्षण ये देश नहीं करेंगे, और मॉस्को में ये संधि की गई थी जिसमें तीनों देशों ने हस्ताक्षर किए। इसी समय हॉटलाइन समझौता हुआ 1963 में, और वाशिंगटन और क्रेमलिन में, वाशिंगटन अमेरिकी सिटी है और क्रेमलिन सोवियत संघ में है, दोनों में टेलीफोन और रेडियो का संपर्क स्थापित करने के लिए ये हॉटलाइन समझौता किया गया था, ताकि तुरंत द्रुत गति से दोनों देशों के बीच दूर संचार द्वारा संपर्क हो सके। इसी तरह इसी समय हम देखते हैं कि 1968 में आणविक अप्रसार निषेध संधि की गई, और जिसमें सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी आणविक शस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए की गई संधि थी। बर्लिन का समझौता भी इस दौर की एक प्रमुख घटना है, और 18 माह तक बातचीत के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में अगस्त 1971 में समझौता हुआ था, जिसको बर्लिन समझौता कहा जाता है। इसी दौर में मॉस्को और बॉन समझौता हुआ। सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी बोन, इन दोनों के बीच 1970 में ये समझौता हुआ और शीत युद्ध को जड़ से समाप्त करने की बात कही गई। इसी दौर में हम देखते हैं कि दो जर्मन राज्यों का सिद्धांत 1972 में दोनों देश जर्मनी, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के प्रतिनिधियों ने एक संधि की कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है, तनातनी है, वो समाप्त हो जाए और दोनों जर्मन को यूएनओ में सदस्यता मिल सके। इसी तरह इसी समय हम देखते हैं कि जो कोरिया का समझौता है वो हुआ। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में शीत युद्ध की स्थिति रही, तनाव था, युद्ध था, लेकिन इस काल में समझौता हुआ, वार्ताएं हुई और उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में सहयोग हेतु एक आयोग भी स्थापित हुआ। इसी समय हम एक और प्रमुख घटना देख सकते हैं। 1973 में यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन हुआ फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में, और 35 राज्यों के विदेश मंत्री वहाँ उपस्थित थे, और उनका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना और शीत युद्ध का अंत करना। इसी काल में हम देखते हैं 1974 में द्वितीय यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन हुआ, व्लादिवोस्टॉक शिखर सम्मेलन, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा तनाव को कम करने के लिए प्रयास किए गए। इसी समय यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1977 में तीसरा यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन भी हुआ था। वो भी इसीलिए था कि यूरोपियन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। इसमें 50 के लगभग यूरोपियन देशों ने भाग लिया था। तो ये जो पांचवा चरण 1963 से 1989 तक का रहा, ये मिला जुला सा था, जिसमें शीत युद्ध में उग्रता भी थी, लेकिन काफ़ी हद तक शीत युद्ध को कम करने के लिए कई प्रयास भी किए गए थे। छठा जो चरण है वो हम 1980 से 89 तक का काल देख सकते हैं। शीत युद्ध के इस काल में महाशक्तियों में सहयोग के साथ साथ प्रतिद्वंदिता भी थी। युद्ध के अलावा सभी साधनों के द्वारा संघर्ष की स्थिति थी। इस काल को दूसरा शीत युद्ध या नया शीत युद्ध का काल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति अमेरिका के रीगन थे, और जब वह सत्ता में आए तो उन्होंने इस तरह के प्रयास करना शुरू किया था। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संघर्ष में
सोवियत संघ के हस्तक्षेप पर अमेरिका ने विरोध व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर के शासनकाल के उत्तरार्ध में दोनों देशों के बीच में इस तरह की स्थिति फिर से बनी कि नया शीत युद्ध जो है वो स्टार्ट हुआ, तो जिसको दूसरा शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में मध्य दक्षिणी कोरिया विमान को सोवियत संघ के द्वारा मार गिराने को अमेरिका में काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अमेरिका से हटाने की भी इस दौर में मांग की थी। इसी समय 1986 में अमेरिकी स्टार वार कार्यक्रम जो था उसके विरुद्ध सोवियत संघ ने अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी और इसका घोर विरोध किया था। 1987 में सोवियत संघ ने प्रतिबंधों को समाप्त कर परमाणु परीक्षण करना शुरू किया। तो इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया थी कि अगर सोवियत संघ परमाणु परीक्षण करता है तो फिर अमेरिका भी करेगा, और फिर से इस दौर में हम देखते हैं कि जो परमाणु शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी हद तक रही। ये वो कालखंड था जिसमें शीत युद्ध और दूसरा शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, और 1989 में विश्व इतिहास में कुछ चमत्कारी मोड़ आया, और इसका मूल कारण ये था कि बर्लिन दीवार का गिरना, जर्मनी का एकीकरण हो जाना, वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ का सैन्य संगठन था उसका भंग होना, दोनों महाशक्तियों के बीच मधुर संबंध बन जाना। इसी समय खाड़ी संकट की स्थिति हुई जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर कार्य किया। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त हो जाना, सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न होना। इस समय राष्ट्रपति गोर्बाचोव थे सोवियत संघ की, और उस समय उन्होंने शीत युद्ध को समाप्त करना ही अपने देश के लिए हितकारी समझा था। तो इस दौर में हम देखते हैं कि शीत युद्ध लगभग समाप्ति की ओर जाने लगा था, और इसका प्रमुख कारण ये रहा कि सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक जो पतन की स्थिति है वो बन गई थी। गोर्बाचोव ने इसको सुधार करने का प्रयास किया, और उसके तहत उन्होंने ग्लास्नोस्ट पेरेस्ट्रोइका 2 सुधार लागू किए थे, एक आर्थिक क्षेत्र में, एक राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन ये हित के लिए किया गया प्रयास था, लेकिन इसका उलट सोवियत संघ में राजनीतिक एकीकरण समाप्त हो गया, विघटन हुआ सोवियत संघ का, और आर्थिक पतन हुआ, और धीरे धीरे 1989 तक आते आते सोवियत संघ एक सुपर पावर के रूप में समाप्त हो गया। और 1989 के बाद यदि हम देखें तो 7वां चरण देखा जा सकता है, जिसमें कि सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में समाप्त हो गया, और एक ही महाशक्ति विश्व में रह गई, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके कारण शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। और तब से और अब भी वर्तमान तक अगर हम देखें तो विश्व में एक ही महाशक्ति है, वो सुपर पावर है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि चीन अभी उसको टक्कर देने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी बराबर की स्थिति में नहीं पहुंचा है। तो ये पूरा हम विभिन्न चरणों के आधार पर शीत युद्ध के दौर को स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें कभी शीत युद्ध की स्थिति, अगर इसका ग्राफ देखें तो काफ़ी उग्र रहा, कभी इसका ग्राफ घेर के तनाव शिथिलता की तरफ रहा। तो ये उतार चढ़ाव का दौर हम 7 चरणों के आधार पर, इन विभिन्न कालखंड के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो शीत युद्ध है उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध ने विभिन्न आधारों पर प्रभाव डाला। हम 2 तरह से वर्गीकृत करके इसको स्पष्ट कर सकते हैं।
एक तो नकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी इसके रहे। नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा थे क्योंकि शीत युद्ध के कारण तनाव की स्थिति पूरी दुनिया में बन चुकी थी और इस शीत युद्ध ने एक तरह से कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाए वो परिस्थितियां पैदा कर दी थी और इस परिणाम स्वरूप एक भय का वातावरण पूरे विश्व स्तर पर देखा जा सकता है। यदि हम इसके नकारात्मक प्रभावों को एक्सप्लेन करें तो विश्व में भय था, युद्ध की संभावनाएं थी, शस्त्रों की होड़ थी, विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। तो एक तरह से गुटीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है। नकारात्मक प्रभावों में पूरी दुनिया में आतंक और अविश्वास का विस्तार हो रहा था, आणविक युद्ध की संभावनाओं का भय था, सैन्य संधियां और गठबंधनों की बहुलता हो चुकी थी। इस शीत युद्ध ने विश्व में शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, प्रतिस्पर्धा बढ़ी शस्त्रीकरण की, सैन्य दृष्टिकोण को अधिक बढ़ावा मिला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि विश्व में शांति रहे, सुरक्षा रहे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर वो स्थिति ना आए कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। तो उस यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति पंगु हो चुकी थी और वो कुछ भी सक्षम नहीं था विश्व शांति की दिशा में। तो ये जो शीत युद्ध था उसकी वजह से पूरा दुनिया में ये वातावरण बना हुआ था कि कब जो है युद्ध की स्थिति आ जाए और कब पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होने की स्थिति में आ जाए। मानवीय कल्याण के कार्यक्रम इस दौर में कुछ नहीं हो रहे थे। सुरक्षा परिषद जो प्रमुख अंग है यूएनओ का, वो पंगु हो चुका था क्योंकि वहाँ वीटो पावर है 5 महाशक्तियों को और वहाँ अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिस्पर्धा बन चुकी थी और दोनों में संघर्ष का अखाड़ा सुरक्षा परिषद में देखा जा सकता है। तो ये बहुत सी शक्ति राजनीति का जो पूरा दौर था वो शीत युद्ध के कारण बना और नए नए शस्त्रों का निर्माण हुआ। मानव जाति के संहार के लिए शस्त्रों का निर्माण हो रहा था और यूएनओ बिल्कुल पंगु था। वहाँ पर वाद विवाद का जो स्थिति थी वो मंच यूएनओ वाद विवाद का मंच था और जहाँ सब भाषण देते थे लेकिन सुनता कोई किसी की नहीं था। तो ऐसा उसकी स्थिति हो गई थी यूएनओ की और इन सब कारणों के कारण हम इसकी नकारात्मक प्रभाव की स्थिति को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध ने काफ़ी हद तक नकारात्मक प्रभाव डाले। लेकिन अगर हम इसके सकारात्मक प्रभावों को देखें तो कुछ इसके फायदे दुनिया को मिले। एक तो ये कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए स्वतंत्र देश थे जिसे तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश जो कि नए नए स्वतंत्र हो रहे थे, उनमें से बहुत से देशों ने दोनों ही महाशक्तियों के सैन्य गुटों से पृथक रहकर गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहन दिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसमें भारत की भी भूमिका हम देख सकते हैं। और क्योंकि ये देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे इसलिए वो दोबारा किसी गुटीय राजनीति में नहीं जाना चाहते थे। तो इससे जो नए स्वतंत्र देश थे उनको एक मंच प्राप्त हुआ और ये भी एक सकारात्मक स्थिति थी। इस काल में हम देखते हैं कि तनाव था, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा थी और युद्ध में वातावरण था, वाकई युद्ध की स्थिति थी, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन दिया जा रहा था नए स्वतंत्र देशों के द्वारा भी। और कई ऐसे प्रयास किए गए जिसके द्वारा विश्व में शांति रहे और शस्त्रों की
कटौती हो। निशस्त्रीकरण की दिशा में भी कई प्रयास लगातार पैरेलल चल रहे थे। इसी समय तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। आणविक शक्ति का विकास हुआ। आणविक शक्ति जहाँ विध्वंस के लिए यूज़ होती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर इसको विकास कार्य में यूज़ किया जाए तो उससे काफ़ी उन्नति और विकास होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो उस दृष्टिकोण से नए नए जो आविष्कार हैं, नए विज्ञान नए के क्षेत्र में, नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस दौर में हम देखते हैं कि काफ़ी उन्नति हुई और नए नए खोज हुई। स्टार वार कार्यक्रम के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है खोज हुई। चंद्रमा तक पहुंच महाशक्तियों की बढ़ी, तो उसमें भी हम नई खोज देख सकते हैं। इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद की जगह महाशक्ति में हस्तांतरित हो गई। ये भी एक प्लस पॉइंट था। इसी समय विभिन्न देशों ने अपनी विदेश नीति को आदर्शवादिता की जगह यथार्थवादिता में बदल दिया। शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। एक सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि जब अमेरिका और रूस दो बराबर शक्ति के देश थे तो उससे युद्ध की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई, सशस्त्र युद्ध की, क्योंकि जब बराबर टक्कर के देश होते हैं तो शक्ति संतुलन की स्थिति आ जाती है और वहाँ पर तनाव होने के बावजूद भी वास्तविक युद्ध या शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से पराजित होने का भय रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध ने नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा डाले थे, लेकिन इसके कुछ फायदे भी दुनिया को मिले और उसे हम सकारात्मक प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार यदि हम पूरे शीत युद्ध की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो ये एक वाक युद्ध था। जो भी समाचार पत्र थे, टीवी थे, रेडियो थे, उनके द्वारा प्रचार किया जाने वाला युद्ध था। शक्ति प्रदर्शन सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में प्रदान करने वाला ये युद्ध था और जासूसी पर आधारित था, कूटनीतिक साधनों के प्रयोगों पर आधारित था, आर्थिक सहायता पर आधारित ये शीत युद्ध था। इस शीत युद्ध को हम वैचारिक या सैद्धांतिक संघर्ष मान सकते हैं और ये शीत युद्ध दो महाशक्तियों, दो अलग अलग विचारधाराओं वाले देशों के बीच में युद्ध था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी तरफ सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के बीच में जो भी तनाव था, जो वाक युद्ध था, उसी के रूप में हम शीत युद्ध को स्पष्ट कर सकते हैं।